अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड रिगार्डिंग मोटिवेशन। आज हमारी थ्योरी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या MBOs। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या है? बेसिकली ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है मैनेजमेंट का। सबसे पहले द गोल्स should be clearly stated by मिशन स्टेटमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होने चाहिए, स्टेटेड होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मिशन स्टेटमेंट। दूसरा, द गोल्स should be communicated to employees। फिर मैनेजमेंट ने जो भी गोल सेट किए हैं वो एम्प्लॉइज को क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तीसरा, गोल सेटिंग शुड बी पार्टिसिपेटिव, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल सेट करेंगे उसमें एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन लाजमी है। यानी कि जब भी गोल सेट करेंगे वो एम्प्लॉइज के साथ कंसल्ट करके सेट किए जाएंगे। देन मॉनिटरिंग, जिन पर्संस को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी उनकी परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। फिर ensure performance by continuous monitoring and reward system should be there कि जब लगातार एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है उसे लगातार मॉनिटर किया जाएगा कि जो गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स उन्हें असाइन किए गए हैं वो उनको कंटिन्यूसली अचीव कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉय या जो पर्सन या जो वर्कर अपने गोल्स को अचीव करता है उसके लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। एंड देन रिपीट द प्रोसेस, और उसके बाद आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है बार बार कि बेसिकली 6 स्टेप प्रोसेस है क्या? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सेट करेगी, वो गोल्स एम्प्लॉइज के साथ कंसल्ट करके सेट किए जाएंगे ताकि एम्प्लॉइज को ये एहसास रहे कि उनको मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा दिया जा रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कठपुतली की तरह नहीं है, मेयर पुपेट्स नहीं है, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल किया जा रहा है। फिर जो भी गोल सेट किए जाएंगे वो एम्प्लॉइज तक क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए ताकि उन्हें पता हो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव करने हैं। फिर जिन लोगों को टास्क असाइन किए गए हैं उन्हें क्लोजली मॉनिटर करना कि जो भी टास्क किसी पर्सन को असाइन किया जाए उसे क्लोजली मॉनिटर किया जाए वो अपने टास्क को किस हद तक परफॉर्म कर रहा है और किस एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो लोग अपने टारगेट्स को अचीव करें उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए कि उन्हें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाएं, और फिर एट द एंड आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। बेसिकली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि एम्प्लॉइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अलाइन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कि बेसिकली
हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंप्लॉइज के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, और ये अक्सर आपस में टकराते हैं, आपस में इनका कंफ्लिक्ट आता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल, इंप्लॉइज का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, लेकिन अगर इंप्लॉइज को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव शायद अचीव ना हो सके, जो कि नॉर्मली होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जब इंप्लॉइज को ज्यादा बेनिफिट दिए जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट्स इंक्रीज कर जाएंगी, जब कॉस्ट इंक्रीज करेंगी तो प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे, सो आपस में कंफ्लिक्ट आ जाएगा। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या है? इंप्लॉइज के गोल्स को, इंप्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना, कि दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम हो। जब इंप्लॉइज को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, जब उन्हें कंसल्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले, तो फिर इंप्लॉइज के गोल्स इजीली अलाइन हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ, दोनों के गोल्स सेम हो जाते हैं। इसका फायदा क्या है? बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका फायदा क्या है? सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज। इंप्लॉइज क्लियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका रोल क्या है, उनका स्टेटस क्या है और कौन कौन सी ड्यूटीज उन्होंने परफॉर्म करनी है। दूसरा, इंप्लॉइज इस चीज के मुताल्लिक क्लियर हो जाते हैं कि उन्होंने कौन कौन से काम करने हैं अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, और कौन कौन से टास्क उन्हें करने की जरूरत नहीं है। फिर ये मैनेजमेंट की या मैनेजर्स की हेल्प करता है कि अपनी टीम को कंट्रोल किस तरह से करना है। बेसिकली जब हर किसी का रोल वेल डिफाइंड होगा तो मैनेजमेंट को पता होगा उन्होंने कौन सा टास्क किस पर्सन को असाइन किया है, तो उस बंदे से उस टास्क के मुताल्लिक पूछा जा सकता है, आंसर मांगा जा सकता है, क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन मांगी जा सकती है कि उसने अपना टास्क किस हद तक परफॉर्म किया है। और फिर ये इंप्लॉइज की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें एक पर्पस प्रोवाइड करती है कि उन्होंने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, या किसी बंदे को जो रोल असाइन किया गया है उस रोल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। इसके डिसएडवांटेजेस, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर या हर एम्प्लॉय की एक्टिविटीज को, उसके टास्क को, उसके कामों को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। अब उस कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए फर्म को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी in the form of supervisors, in the form of foremen and managers. So expensive
tracking systems are required that increase costs. जब आपने कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होगी तो उसके लिए फर्म को ट्रैकिंग सिस्टम परचेज करने पड़ेंगे या ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए, तो उसके लिए फर्म को एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, जिससे होगा क्या, फर्म के कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज होने का अंडरस्टूड मतलब है कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होने का चांस होगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एक और टर्मिनोलॉजी, सेल्फ एफिकेसी। A person's believes that he can tackle a problem or achieve a target or deal a situation or complete a task, that is called self efficacy. किसी बंदे के, किसी एम्प्लॉय के, किसी पर्सन का ये यकीन कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किसी टारगेट को अचीव कर सकता है, किसी अनसीन सिचुएशन को डील कर सकता है, या कोई भी टास्क जो उसे प्रोवाइड किया जाए वो उसे कंप्लीट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। बेसिकली इसको अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहें, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, या इसे दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है बिलीफ इन वंस ओन कैपेबिलिटीज, कि एक बंदे को अपनी सलाहियतों के ऊपर कितना एतमाद है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। एक बंदे का अपनी सलाहियतों के ऊपर एतमाद कि वो किसी भी सूरत हाल को डील कर लेगा या कोई भी टास्क अचीव कर लेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। अब जब भी लोग एक्ट करते हैं तो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग, जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ज्यादा होती है, वो लोग टास्क को बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनकी सेल्फ एफिकेसी कम होती है, लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी होल्ड करते हैं। सो होगा क्या, सेल्फ एफिकेसी हर चीज को इफेक्ट करती है। सबसे पहले मोटिवेशन, जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी हाई होगी वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए सेल्फ मोटिवेशन काफी होती है किसी भी काम को करने के लिए। सो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग लेस मोटिवेटेड होते हैं। दूसरा, टास्क टेकिंग, जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी हाई होगी ये लोग डिटरमिन्ड होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर इन्हें कोई भी टारगेट या टास्क असाइन किया जाए तो इन लोगों का बिहेवियर कैन डू वाला होता है कि आई कैन डू दैट ड्यूटी या आई कैन परफॉर्म दैट टास्क। और जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी लो होती है ये लोग आमतौर पे अवॉइड करते हैं नया टास्क लेने से या कोई भी जिम्मेदारी लेने से। हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग, अगर ये लोग नाकाम हो जाएं किसी टास्क को परफॉर्म करने में, किसी टारगेट को अचीव करने में, तो ये आमतौर पे सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि सिस्टम ऐसा था कि ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, ये सिस्टम की खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी कम होती है ये खुद को ब्लेम करते हैं कि हम लोग पर्सनली जिम्मेदार हैं किसी फेलियर के लिए। फिर
हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग हर्डल्स को नॉर्मली बॉदर नहीं करते। अगर इनके रास्ते में कोई रुकावटें आती हैं या किसी भी किस्म के बैरियर्स या हर्डल्स आती हैं, ये लोग उनको बॉदर नहीं करते, उनको बल्कि क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग हैं, ये बैरियर्स और हर्डल का बहाना बना के टास्क लेने से गुरेज करते हैं। थिंक हार्डर एंड ट्राई बेटर। हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग अगर फेलियर की तरफ जा रहे हो तो ये लोग उस सिचुएशन के ऊपर गौर करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं। दे थिंक हार्डर, और फिर अपनी उस सोच की बेस पे ये पहले से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को पहले से इंप्रूव किया जा सके। सो दे ऑलवेज थिंक हार्डर, ज्यादा सोचते हैं, एंड दे ट्राई बेटर, ये पहले से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। हाई एकेडमिक प्रोडक्टिविटी, इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है, इंपीरिकल रिसर्च। इंपीरिकल रिसर्च उसे कहते हैं जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में की गई हो, जहां लोगों को ऑब्जेक्ट बना के उनसे डाटा कलेक्ट करके कोई रिसर्च की जाए। तो एकेडमिक रिसर्च या इंपीरिकल रिसर्च उन्होंने प्रूव किया है ऐसे लोग जिनकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, वो एजुकेशन के अंदर बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू लो सेल्फ एफिकेसी वाले लोग के। यानी कि सिंपली जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी हाई होगी वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर एज कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिनकी सेल्फ एफिकेसी लो होगी। सो बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन जिन लोगों की हाई होगी वो हर एनवायरनमेंट में, हर सिचुएशन में, हर फील्ड में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनकी सेल्फ एफिकेसी या सेल्फ डिटर्मिनेशन लो होती है। Then comes law of effect, a belief that a positive after effect strengthens the stimulus and vice versa। ये बेसिकली ये यकीन है किसी बंदे का या एक थ्योरी है कि अगर किसी बंदे की एफर्ट्स कोई पॉजिटिव आउटकम लेके आती हैं, मसलन एक बंदा एफर्ट कर रहा है, किसी भी एफर्ट को करने के लिए स्टिमुलस चाहिए होता है। स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस वो फोर्स होती है जो किसी बंदे को किसी काम को करने के लिए राजी करती है, किसी काम को, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है। दैट्स कॉल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल सीए की सैलरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोशल स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, ये बेसिकली स्टिमुलस है सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर कोई बंदा अपने एग्जाम्स के लिए मेहनत कर रहा है, दैट इज बेसिकली दैट इज एफर्ट, और इस एफर्ट के नतीजे में उसका एग्जाम पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट या आउटकम। तो जब किसी पर्सन की एफर्ट का कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा तो अगली दफा उस काम को करने के लिए स्टिमुलस ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो पहले से ज्यादा मेहनत करना चाहेगा। वजह क्या है? वो जानता है कि उसकी की हुई एफर्ट उसके लिए आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि अगर आपकी एफर्ट के रिजल्ट में कोई बेहतर आउटकम निकल आता है तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा पहले से ज्यादा एफर्ट पुट करता है।
इसी तरह अगर रिजल्ट बेहतर रिजल्ट अच्छा आएगा तो बंदे के लिए स्टिमुलस भी हाई होगा, और रिजल्ट बुरा आएगा तो उसके लिए स्टिमुलस, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स वो भी कम आएगी। और अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा आएगी तो रिजल्ट भी पहले से बेहतर आएगा। सो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपकी एफर्ट का अच्छा रिजल्ट निकले, अगली दफा आप पहले से ज्यादा एफर्ट पुट करते हैं, और क्योंकि अगली दफा पहले से ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे, अगली दफा रिजल्ट पहले से और बेहतर आएगा। दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। reinforcement theory, बीएस के अंदर ये वो पर्सन था जिसने ये थ्योरी इन्वेंट की थी। ये थ्योरी है क्या? पीपल सीक and remember the information that gathers support for their existing beliefs and practices। बेसिकली थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि लोग अपनी सोच को तब्दील करना पसंद नहीं करते। लोग हर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की कोशिश करते हैं जो उनके मौजूदा बिलीफ, जो उनके मौजूदा अकायद को सपोर्ट करती हो, उनके कामों को सपोर्ट करती हो। लोग हर उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा भी करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को याद भी रखते हैं जो उनके मौजूदा नज़रियात को सपोर्ट करती हो, जो उनकी बातों को सपोर्ट करती हो। हम एवरीडे लाइफ के अंदर देख सकते हैं, इवन अपने पर्सनल बिहेवियर को देख सकते हैं। हर बंदे के पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन मौजूद होती है उसके किसी भी काम के लिए, उसके किसी भी बिलीफ के लिए, चाहे उसका काम फेलियर हो या चाहे उसका बिलीफ गलत ही क्यों ना हो। सो होता क्या है? पीपल ट्राई टू लर्न what they want or like and avoid to learn what they dislike। लोग हर उस चीज को सीखना पसंद करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, जो उनके नजरियात के मुताबिक हो, जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती हो, और हर उस चीज को रिजेक्ट करते हैं या निगलेक्ट करते हैं जो जिसे वो खुद नापसंद करते हैं। स्पेशली ये लोगों के रिलीजियस व्यूज के मुतालिक होता है, उनके सोशल व्यूज के मुतालिक होता है, या इवन किसी टास्क को परफॉर्म करने से मुतालिक होता है, किसी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने के मुतालिक होता है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? पहला है मैकेनिज्म, पहला है सिलेक्टिव एक्सपोजर। पीपल चेंज द एटीट्यूड व्हाट दे थिंक टू बी रॉन्ग। लोग अपना वो एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं जो उनके ख्याल से गलत हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जनरली लोग खुद को गलत मानना पसंद नहीं करते। नॉर्मली लोगों की कोशिश होती है कि वो खुद को गलत ना माने, लेकिन अगर कोई पर्सन ये समझ ले या उसका बिलीफ चेंज हो जाए कि जो ऑलरेडी उसके बिलीफ थे वो गलत थे, तो वो फिर अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है।
देन सेलेक्टिव परसेप्शन, people perceive what they want. परसेप्शन क्या है? आप आउटर एनवायरनमेंट से जो इनपुट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर परसेप्शन। तो लोग सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होगी? लोग इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। वो चीज परसीव करते हैं जिसे वो परसीव करना चाहते हैं, जिसे वो पसंद करते हैं। तीसरा, सिलेक्टिव रिटेंशन। पीपल रिटेन इंफॉर्मेशन व्हाट दे लाइक। और लोगों ने जो भी परसीव किया होता है, एम्प्लॉइज जो भी चीज परसीव करते हैं, उसमें से सिर्फ वही चीज वो रिटेन रखते हैं जो उनके मौजूदा नजरियात के हक में हो। सो बेसिकली लोग आउटर एनवायरनमेंट से जो चीजें पर वही चीज परसीव करते हैं जो उन्हें पसंद हो, और जो चीज पसंद ना हो उसे वो परसीव नहीं करते। फिर लोग उसी नॉलेज को रिटेन रखते हैं जो उनको पसंद हो। और तीसरा, लोग आमतौर पे अपना एटीट्यूड, अपने बिलीव्स तब्दील करने को तैयार नहीं होते, लेकिन अगर वो इस चीज को मान लें कि उनके मौजूदा नजरियात या बिलीव्स या प्रैक्टिसेस गलत हैं, तो फिर वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। ये थ्योरीज बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर फोकस करती हैं। ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो लोग के बिलीफ्स को बनाते हैं या लोग के बिलीफ्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को प्रोवाइड की जाने वाली एजुकेशन या ट्रेनिंग उनके बिलीफ को चेंज करवा सकती है किसी टास्क को परफॉर्म करने से मुताल्लिक। जैसे ही किसी पर्सन की एजुकेशन या ट्रेनिंग इंप्रूव होगी, वो अपने नजरियात भी तब्दील कर लेगा किसी टास्क को परफॉर्म करने से मुताल्लिक। ये बेसिकली एनवायरनमेंट से डील करती है कि कौन सा एनवायरनमेंट है जो किसी पर्सन के बिलीफ्स को चेंज करवा सकता है। अब इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। Positive favorable outcome that increases probability that the task will be repeated. Positive reinforcement, किसी काम, किसी एक्शन का एक अच्छा आउटपुट, एक पॉजिटिव आउटपुट जो इस चीज को इंश्योर कर देता है कि एम्प्लॉई उस काम को दोबारा भी करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को मिलने वाली प्रेज जैसे कि गुड जॉब, वेल डन, या किसी पर्सन के साथ किया जाने वाला बोनस का प्रॉमिस, या किसी को मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा अथॉरिटी, ये सारे के सारे कहलाएंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर कोई पर्सन कोई पॉजिटिव आउटपुट, कोई पॉजिटिव आउटकम क्रिएट करता है तो उसको मिलने वाली प्रेज, उसको मिलने वाले बेनिफिट्स उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करेंगे। वो उस काम को, उसके लिए उस फेवरेबल आउटकम का दोबारा हासिल करना आसान हो जाएगा।
इस चीज के ज्यादा चांसेस होंगे कि वो बंदा अपनी एक्टिविटी को रिपीट करेगा, अपने फेवरेबल आउटकम्स को दोबारा से अचीव करेगा, यानी कि वो बंदा उस काम को दोबारा ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेगा। दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसी वक्त सूटेबल होती है जब ये आउटकम के फौरन बाद परफॉर्म हो जाए, यानी कि अगर आपने किसी बंदे की तारीफ करनी है, प्रेज करनी है, या उसे किसी भी किस्म का रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस के फौरन बाद उसे प्रोवाइड कर दिया जाए। दूसरा, जो प्रेज है या जो रिवॉर्ड सिस्टम है, ये जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली होगा उतना ही बेहतर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट करेगा। तो बेसिकली ये स्टिमुलस क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स स्टिमुलस। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। Removes stimulus for a negative outcome। अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई गलत रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, कोई बैड आउटकम अचीव किया है, तो उसके अगेंस्ट मिलने वाली पनिशमेंट या उसके अगेंस्ट मिलने वाला बैड फीडबैक, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करती क्या है, उस एम्प्लॉय को दोबारा खराब आउटकम प्रोड्यूस करने से रोकती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने किसी मशीन को प्रॉपरली डील नहीं किया, केयरलेसली डील किया, इफेक्ट क्या आया, मशीन खराब हो गई या उससे ब्रेकेज आ गया, ये एक बैड आउटकम हो गया। उस बैड आउटकम के अगेंस्ट उस बंदे को मिलने वाली पनिशमेंट, उसकी सैलरी का डिक्रीज, उसके बोनस का रोक दिया जाना या उसकी तरक्की का रोक दिया जाना, ये सारी की सारी कहलाएगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बेसिकली ये उस बंदे के लिए एक वार्निंग का काम करती है कि तुमने दोबारा इस टास्क को, इस बैड टास्क को अचीव नहीं करना, इस बैड आउटकम को दोबारा से अचीव नहीं करना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी तभी सूटेबल होगी जब ये आउटकम के फौरन बाद मिल जाए, और दूसरा जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। सो चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और दोनों फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होनी चाहिए। Reinforcement theory application in business। सबसे पहला reasonable expectations। मैनेजमेंट रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बिजनेस में किस तरह से अप्लाई कर सकती है। सबसे पहला रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, के मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज से जो एक्सपेक्टेशन है, जो तौक़ात हैं, वो रीजनेबल रखनी चाहिए। मतलब उनसे वो तौक़ा ना की जाए कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, या उनसे वो आउटकम परसीव ना किए जाएं जिन आउटकम्स को अचीव करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स। वो फैक्टर्स तलाश करने चाहिए जो एम्प्लॉइज को स्ट्रांगली मोटिवेट करते हैं, चाहे वो अथॉरिटी डेलीगेशन हो,
चाहे वो प्रोविजन ऑफ बोनसेस हो, चाहे वो प्रेज की शक्ल में हो, इनके एम्प्लॉय की तारीफ की शक्ल में हो जाए, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की शक्ल में हो जाए, या उसकी तरक्की या अथॉरिटी की शक्ल में हो जाए। सो स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। फिर एनकरेज फेवरेबल आउटकम्स, और अगर कोई इंप्लॉय अपना टारगेट अच्छे तरीके से अचीव करता है, कोई फेवरेबल आउटकम अचीव करता है, तो उसे प्रेज करने की जरूरत होती है, उसे एनकरेज करना चाहिए। ये तीन मेन काम है जो मैनेजर्स अप्लाई कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बिजनेस के अंदर। फिर जस्टिस, कि बिजनेस के अंदर जस्टिस को प्रमोट किया जाए। जस्टिस क्या है? बेसिकली लोगों को फेयरली या इक्वली डील करना। अब जस्टिस कई टाइप का होता है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन बेनिफिट्स, कि जब आप बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो, बोनस की फॉर्म में हो, या नॉन कैश रिवॉर्ड्स की फॉर्म में हो, बेनिफिट्स फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। फिर प्रोसीजरल जस्टिस, के जो प्रोसीजर्स हैं वो सब लोगों के लिए इक्वल होने चाहिए। किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, ना गुड ना बैड। मसलन अगर कोई बंदा अक्यूज्ड है तो उसको अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए, वो अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सके। फिर इंटरेक्शनल जस्टिस, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन सबके साथ बराबर होनी चाहिए। सबके साथ कम्युनिकेशन का बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, किसी पर्सन को बैडली ट्रीट नहीं होना चाहिए। फिर क्लाइमेटिकल जस्टिस, जिस एनवायरनमेंट, जिस क्लाइमेट के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो सबके लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बेहतर है और कुछ लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हार्श है। सबका वर्किंग एनवायरनमेंट एक ही जैसा होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्लास के लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैनेजर के पास सेपरेट एयर कंडीशनड ऑफिस है तो बाकी मैनेजर्स को भी उसी टाइप का ऑफिस प्रोवाइड होना चाहिए। लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये है आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी और इसकी एप्लीकेशन इन बिजनेस। इंशाल्लाह कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 8। अल्लाह हाफिज़।